हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 7 निर्देशन, जिसमें हम आज कवर करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है अति लघु में अनौपचारिक संचार क्या है। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, अनौपचारिक बोल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अनौपचारिक संचार संचार का वह प्रकार है जो संचार के औपचारिक मार्ग का अनुसरण नहीं करता। औपचारिक मार्ग क्या है? जो शॉपिंग श्रृंखला एक हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम पद अनुसार, पोस्टिंग अनुसार वो कम्युनिकेशन करते हैं अपर टू लोअर। ठीक है, तो इसे ग्रेपवाइन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ स्वतः ही अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। लोग जो है सोशल तौर पे एक दूसरे को जानते हैं, इनफॉर्मल तरीके से एक दूसरे से वार्तालाप या संचार करते हैं। तो ये ग्रेपवाइन जो अंगूरी गुच्छा होता है वो अपने आप फॉर्म हो जाता है कि एक मैसेज दूसरे को गया, दूसरे ने 3 लोगों को बताया, 3 से 4-5 हो गया, तो वो ग्रेपवाइन का एक गुच्छा इसमें तैयार हो जाता है। ठीक है, संचार के इस तरीके के तहत सूचना सभी दिशाओं में प्रभावित होती है। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि कोई भी बिना किसी ऑथेंटिकेशन के या बिना किसी इंफॉर्मेशन की विश्वास पात्रता के एक दूसरे को पास कर रहे हैं, तो फ्री फ्लो होता है, चाहे वह किसी भी स्तर या अधिकारी की हो। ठीक है, कोई भी किसी के बारे में हो सकता है, निचला हेड के बारे में बात कर रहा हो कि प्रमोशन होने वाला है या बोनस होने वाला, मतलब कंपनी से रिलेटेड, जिसमें कोई क्या है जो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती है, फ्री फ्लो होता है। और कोई इसका संचार का वो माध्यम नहीं है कि ये एकदम तर्क संगत हो। ठीक है, एकदम ट्रू हो, उस बेस पे ये फॉर्म नहीं होती है। कर्मचारियों के बीच सामाजिक संपर्क अफवाह या गपशप के रूप में से परे संगठन में फैल जाता है। ठीक है, हम एक दूसरे से फ्रीली कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा को एम्प्लॉय है, बेस्ट फ्रेंड है, तो हम जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ बिल्कुल फ्री फ्लो एक तरीके से जारी है, जिसमें कोई भी सच्चाई के आधार पर वो निर्धारित नहीं होती है। अनौपचारिक संचार की विशेषता यह है कि वास्तविक जानकारी विकृत हो सकती है। ठीक है, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो फैक्चुअल नहीं हो सकती है। ठीक है, वही बता रहे हैं। और प्रस्तुत की गई जानकारी मूल्य से भिन्न हो सकती है। ठीक है, जो एक्चुअल है, सत्य है, उससे अलग हो सकती है, क्योंकि आपने एक को बताया, एक ने 3 को बताया, 3 में 4-5 को बताया, तो फ्री फ्लो है और उसमें कोई भी सच्चाई पर ये निर्धारित नहीं होती है। गॉसिप्स पे या गपशप या बातचीत मजाक पे उस दौरान होती है, तो उसी को हम अनौपचारिक संचार बोल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेतृत्व की कौन सी शैली शक्ति के प्रयोग में विश्वास नहीं करती? ठीक है, लीडरशिप की वो क्वालिटी जो पावर पे बिलीव नहीं करती जब तक कि ये बिल्कुल आवश्यक ना हो, व्हेन अनलेस नेसेसरी, तब तक ये बिलीव नहीं करती कि हमें शक्ति का प्रयोग यहाँ पे नेतृत्व की कौन सी शैली में करना है। तो चलिए, वो जो है लेजर फेयर, जो लेजर फेयर, इसको हम देख लेते हैं किसे क्या है, जिसे मुक्त शासन नेतृत्व के रूप में जाना सक जाता है। ठीक है, मुक्त शासन मतलब कोई भी पावर का हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वह नेतृत्व है जो मानता है कि शक्ति का उपयोग केवल तभी किया, पावर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में तब किया जाना चाहिए जब तक आवश्यक नहीं हो। ठीक है, जब आवश्यक हो तभी आप करिए, अन्यथा ये अनावश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार के नेतृत्व में अधीनस्थों को पूर्ण अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, हम क्या है, जो निचलों को पूरे पावर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें उनका कंट्रोल जब छीनेंगे या पावर्स या राइट्स तब नहीं देंगे जब बहुत ही डिसिप्लिन करना हो माहौल, या बहुत कंपलसरी ना हो। उन्हें निर्णय लेने की अधिकतम स्वतंत्रता दी जाती है। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अधीनस्थों को दे दिया जाता है। राइट्स के साथ साथ कुछ पावर भी ट्रांसफर होते हैं यहाँ पे। वो नेतृत्व की शैली की जहाँ डिसीजन मेकिंग जो है लोअर या अधीनस्थ जो है हमारे, वो भी ले सकते हैं। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। संचार प्रक्रिया में कौन सा तत्व संदेश को शब्दों, प्रतीकों, इशारों आदि में परिवर्तित करता है? तो ये बता रहे हैं कि हमें वो प्रक्रिया पहचाननी जहां हम मैसेज को वर्ड्स में या प्रतीकों में, साइंस में या इशारों में, बाय जेस्चर्स हम कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। संचार प्रक्रिया में तत्व इनकोडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? इनकोडिंग। जब सेंडर होता है उसके बाद ही सेंडर होता है, मैसेज होता है, ये थर्ड प्रक्रिया होती है इनकोडिंग की, जिसमें हम मैसेज को कैसे शब्दों में, या तो आपको इमोजी, आप हैप्पी हो तो आपने हैप्पी इमोजी भेज दिया, या आई एम हैप्पी ये लिख के भेज दिया, या व्यक्त कर दिया, हंस के व्यक्त कर दिया, तो ये इमोजी से आपने व्यक्त कर दिया, तो आप क्या है, शब्द को ट्रांसलेट करके भेज रहे हो, जिसका मीनिंग सामने वाले तक वही पहुंचेगा, तो वो हम माध्यम अपना रहे हैं। तो इनकोडिंग का प्रयोग संदेशों को शब्द
शब्दों इशारों, आप कोई साइन बना के आपको राइट को जाना तो आप RIGHT ना लिख के एरो बना के भेज रहे हो, सिंबल बना के भेज रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक मैसेज भेजने का तरीका और प्रतीकों में बदलने की किया जाता, तो ये वो प्रक्रिया है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें संदेशों को प्रतीकों में बदला जाता है, ठीक है। आप कोई भी लैंग्वेज यूज करो, प्रतीक मतलब कोई भी साइन लैंग्वेज आप भेज रहे हो, इमोजी भेज रहे हो, या आप शब्दों में लिख के भेज रहे हो, तो उसी माध्यम को हम इनकोडिंग बोलेंगे, जिन्हें संचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रतीकों में बदला जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जिसमें हम वर्ड्स इशारों से या प्रतीकों से मैसेज को कन्वर्ट करके भेज रहे हैं। इससे संदेश बनाने वाले शब्दों, चित्रों और इशारों को विकसित करना शामिल है, ठीक है। तो या फिर आप कोई पिक्चर भेज दो, ठीक है, जैसे आप GIFs भेज रहे हो, हाँ, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, ये आप भेज दे रहे हो उसमें। तो मैसेज भेजने के आजकल कई तरीके इमोजी, पिक्चर भेज रहे हो आप, या वर्ड्स लिख के भेज रहे हो, या कोई सिंबल लगा के भेज रहे हो, तो उसी को मैसेज को जो आप कन्वर्ट कर रहे हो, वो प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इनकोडिंग। ये सबसे पहले सेंडर होता है, मैसेज होता है, और मैसेज को जो हम कन्वर्ट करते हैं वो इनकोडिंग होता है, वो थर्ड स्टेज पे होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब भी किसी कर्मचारी को कोई नया काम दिया जाता है तो वह हमेशा अपनी असमर्थता दिखाता है। जब भी कोई नया काम दिया जाता है तो इनकैपेसिटी बताता है वो कर्मचारी उस कार्य को करने में। वे हमेशा किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार नहीं होते, मतलब नए चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं होते, और अचानक मांग बढ़ने के कारण एक फर्म अतिरिक्त ऑर्डर को पूरा करना चाहती है, ठीक है। एकदम से मांग उठी तो जो एक्सेसिव ऑर्डर आए उनको वो पूर्ण करने हैं। तो पर्यवेक्षक को इस स्थिति में निपटने में मुश्किल लग रहा है, ठीक है। जो निचले स्तर में होता है हमारा पर्यवेक्षक, तो वो इस कंडीशन से उबरने की कोशिश कर रहा है। तो निर्देश देने के उस तत्व को बताइए जो पर्यवेक्षक को समस्या से निपटने में मदद कर सकता है। तो हमें वो निर्देश, डायरेक्शन का कौन सा वो तत्व यूज कर सकता है निर्देशक, जो इस स्थिति से उबर सकता है। तो चलिए देखते हैं। इस स्थिति में कर्मचारी को प्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए। क्या है जो वो कर सकता है अपने श्रमिकों को, वो मोटिवेशन दे सकता है, ठीक है, कि हम बोनस के रूप में, मोटिवेशन कह सकता है मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, या तो आप पैसों के तौर में वित्तीय या गैर वित्तीय तरीके का हो सकता है कि आप पैसों के रूप में या सेटिस्फेक्शन के रूप में एक पद ऊपर दे रहे हो, तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन प्रमोशन के रूप में हो सकता है। पर्यवेक्षकों को कर्मचारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए, ठीक है, उसको रेगुलर रूप से, क्योंकि मोटिवेशन की प्रक्रिया जैसे प्रबंधन की प्रक्रिया एक चलती रहती निरंतर, वैसे ही सक्रिय रूप से जो मोटिवेशन है, प्रेरणा देना भी, वो भी सुचारू रूप से होना चाहिए, और उनकी क्षमताओं के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में उनकी मदद करनी चाहिए। जो उनकी कैपेसिटी है, कि कोई हो सकता है बहुत अत्यधिक यूनिट्स बना लेता हो, कोई असक्षम है उतना एक में 3 बना पाता हो, कोई एक उसी समय में 1 घंटे में 5 बना रहा कोई यूनिट, तो जिसकी जो क्षमता उसके अनुसार हमें कार्य देना है। पर्यवेक्षक को कर्मचारियों की आवश्यकताओं और जरूरतों को समझने में भी सक्षम होना चाहिए, कि वो उनकी कैपेसिटी क्या है, वो कितना प्रोडक्शन दे सकते हैं, कितना यूजेस है, उस हिसाब से उनको कार्य आवंटित करना चाहिए। प्रबंधकों को कर्मचारियों द्वारा काम करने की इच्छा न दिखाने के पीछे कारण की पहचान करने और उसे समस्या को हल करना। अब मोटिवेशन में सिर्फ प्रेरणा नहीं आता है, सिर्फ ये भी आता है कि वो कर्मचारी जो एम्प्लॉयज हैं वो काम क्यों नहीं कर पा रहे, वो रीजन भी आपको इसमें जानना है, और उसी के लिए सभी प्रयास करने हैं, ठीक है। उसके लिए जितने भी आप यथा प्रयास कर सकते हैं उस कंडीशन से निपटने के लिए, कि क्यों वो कार्य पे नहीं आ रहा, क्यों उसका मन नहीं लग रहा, क्यों वो नए चैलेंजेस नहीं ले रहा, उसके रीजन जानने हैं। प्रबंधक कर्मचारियों को प्रेरित कर रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में मौद्रिक लाभ भी प्रदान कर सकते हो। तो मैंने बताया मोटिवेशन कैसा हो सकता है, मौद्रिक पैसों के रूप में भी हो सकता है, कि आप उन्हें बोनस, एक्स्ट्रा यूनिट, जो 1 घंटे में 5 बना रहा है उसको आपने एक्स्ट्रा यूनिट दे दी, ठीक है। तो ये हम क्या है, उसको फाइनेंशियल प्रॉफिट भी दे सकते हैं। मौद्रिक मतलब मॉनेटरी, फाइनेंशियल मॉनेटरी प्रॉफिट भी दे सकते हैं, ठीक है, उसके तौर पे भी हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्थिति से निकलने के लिए कि हो सकता है कि एक्स्ट्रा यूनिट बनाने हैं, मांग उठी है, तो वो बोनस के रूप में उनको नवाज सकता है अपने श्रमिकों को, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, संचार के अंतर्गत बाधाएं क्या है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं उसके अंदर बैरियर्स क्या क्या हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अर्थगत बाधाएं, संचार में आने वाली वे बाधाएं, ठीक है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बता रहा। तो अर्थ मतलब जो अर्थों से निकल रही है, एक अर्थ के 2 मीनिंग हो सकते हैं, उसके कारण जो बैरियर्स उत्पन्न हो रहे हैं कम्युनिकेशन में, जो भाषा के उपयोग या समझ से संबंधित होती है, ठीक है, कि हमें भाषा कैसे यूज करनी है या उसका उपयोग क्यों। जैसे बोला वॉच, वॉच मतलब होता है देखना, वॉच मतलब समय भी होता है, घड़ी भी होती है, तो इसके कारण 2 अर्थ, इसके एक वर्ड के 2 मीनिंग निकल रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो सकती है, बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसा
हो सकता है कि कुछ शब्द वाक्यांश या वाक्य कभी कभी गलत तरीके से समझे जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया वॉच, वॉच के दो मीनिंग निकल रहे हैं। वॉच मतलब देखना भी होता है, वॉच मतलब समय भी होता है। तो एक वर्ड के दो मीनिंग निकलने के कारण कभी कभी दो तरह के मैसेज चले जाते हैं, उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है या उन्हें गलत समझा जा सकता है। ठीक है, तो समझने में शब्दों के कारण जो गलतियां, बैरियर्स आ रहे हैं, उन्हीं को हम अर्थसंगत बाधाएं कहते हैं। इससे प्रभावी संचार में बाधा आ सकती है, इससे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स हो सकते हैं, बाधा आ सकती है। संचार में ऐसी बाधाएं जो शब्दों और वाक्यों को समझने में कठिनाई के कारण उत्पन्न होती है, उन्हें अर्थसंगत बाधाएं कहते हैं, जो वर्ड्स के थ्रू और वाक्यों के थ्रू, वर्ड्स और सेंटेंस के थ्रू, जो एक सेंटेंस, एक शब्द के या एक सेंटेंस के भी कई मीनिंग हो सकते हैं और मैसेज अलग अलग जा सकता है व्यक्तियों को, तो उसके कारण जो बाधाएं उत्पन्न हो रही उन्हें हम अर्थसंगत बाधाएं बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हैं निम्नलिखित कारणों के कारण अर्थसंगत बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। वो क्या क्या रीजंस हैं जिनके कारण ये कंडीशन हो सकती है? तो कई बार शब्दों के गलत प्रयोग या खराब शब्दावली के कारण जानकारी स्पष्ट नहीं होती। कई बार आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या जो शब्दों का गलत प्रयोग कर दिया, कहीं पहले होना था उसकी जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दिया, तो उससे ये कंफ्यूजन हो सकती है। सेकंड है, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड के एक से, जैसे वॉच मैंने बोला, उसके कई हो सकते हैं, सेंटेंस के भी कई अलग मीनिंग हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि दो शब्दों का उच्चारण एक ही प्रकार का हो। ठीक है, जैसे एक वर्ड हो गया, ठीक है, गुड, गुड तो कई लोग गुड भी लिखते हैं, तो मतलब उसको आप हिंदी इंग्लिश में दो तरीके से समझ सकते हो या प्रयोग में ला सकते हो, तो उसके दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो उसके कारण भी ऐसी अर्थसंगत बाधाएं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में शब्दों की व्याख्या स्पष्ट है, अनक्लियर होती है जहां पे, उस कारण ये कंफ्यूजन हो सकती है। तीसरा है, कुछ मामलों में प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच भाषा में भिन्नता हो सकती है। ऐसे मामलों में जानकारी को ऐसी भाषा में अनुवाद करना सहायक होगा। ठीक है, कई लोगों को हिंदी नहीं आती, बहुत सारे साउथ रीजन से या अलग अलग भिन्न भिन्न रीजन से आ रहे, तो उन्हें हिंदी समझ नहीं आती, तो लैंग्वेज भी हो सकती है भाषा की। जो प्रबंधक है और जो कर्मचारी, उनके बीच में एक लैंग्वेज कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, तो जो कर्मचारियों के लिए समझने में आसान हो। तो प्रबंधक को क्या करना है ऐसी स्थिति में कि वो जो लैंग्वेज समझते हैं, इंग्लिश का प्रयोग करे, हिंदी नहीं आ रही, लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही उनको, तो वो जो एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश का वो प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वो मैसेज समझे। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ शब्दों या वाक्यों की गलत व्याख्या हो सकती है, जिससे अर्थसंगत हो सकती है। अब हिंदी भी कई बार आप इंग्लिश भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो भी उसमें भी आपने इंग्लिश का प्रयोग कर लिया किसी तरीके से, मतलब वर्ड्स मिक्स कर दिए, तो उससे भी ऐसे कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, तो वो भी एक बैरियर हो सकता है। फोर्थ है, निर्देश देते समय विशेषज्ञ तकनीक शब्दावली का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज वो यूज कर रहा है, हो सकता है कि वो सबको टेक्निकल लैंग्वेज वो सबको यूज समझ में नहीं आती है, तो उस जिससे अधीनस्थों को समझने में कठिनाई हो सकती है कि उसने बोल दिया कुछ टेक्निकल का कि Ctrl+C दबाना है या Ctrl+V दबाना है कॉपी पेस्ट करने के लिए मैसेज, तो वो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसको टेक्निकल अभाव है जानकारी का, तो उसके कारण भी ये बाधा उत्पन्न हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वो तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड है, प्रेरणा की प्रक्रिया का चित्र से सहायता से समझिए। जो हम प्रेरणा मोटिवेशन दे रहे हैं उसको हमें एक चित्रण किया हमने हिंदी और इंग्लिश में, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है वो होती है असंतुष्ट आवश्यकताएं। ठीक है, ये सबसे क्योंकि आवश्यकताएं उत्पन्न हुई तभी तो आप उनकी पूर्ति करेंगे, तभी तो आप उनको सेटिस्फाइड करेंगे, तो ये है अनफुलफिल्ड नीड्स, वांट एंड डिजायर्स, की इच्छाएं पैदा हुई, आवश्यकताएं पैदा हुई कि हमें भूख लगी, तो हम कैसे व्यक्त करेंगे कि हाँ अब हमें पेट भरना है, भूख लगी है, तो उसके लिए हम भोजन ग्रहण करेंगे, उससे हमें सेटिस्फेक्शन होगा किसी तरह का। फिर दूसरा है तनाव, तो उसको करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो सेकंड स्टेप है हमारा तनाव, किसी तरह का आपको टेंशन हो रहा है, हमें ये क्रिया उस क्रिया को करने के लिए आपको किसी तरह का टेंशन या तनाव हुआ। थर्ड है ड्राइव, जिसको हम बोलते हैं आवेग, कि आप किसी तरह के आवेग में आ गए कि अब ये कार्य मुझे पूरा करना है। ठीक है, तो ये आवेग। फिर फोर्थ है बिहेवियर, तो आपका फिर क्या होगा, व्यवहार संतुष्टि की, वो कार्य करने के लिए आपने आवेग आया, आपने वो कार्य किया, तो उससे आपको नेचर में संतुष्टि मिली, मानसिक रूप से संतुष्टि, हाँ हमने खा लिया तो ठीक है हमारी भूख मिट गई, तो हम क्या है एक तरह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, माइंड से भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि अब हमें, क्योंकि माइंड ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो हम क्या समझेंगे अब हमें किसी भी भूख, अन्यथा मतलब एक्सेसेस नहीं खाएंगे, जितनी भूख है उतना खाएंगे, तो ये भी एक कंट्रोल मिला, सेटिस्फेक्शन मिली हमें। सेवेंथ है
फोर्थ फिफ्थ है गोल और नीड फुलफिलमेंट। तो अब हमने क्या किया, आवश्यकता की संतुष्टि की, व्यवहार संतुष्टि की, मतलब हमें भूख लगी तो अब हमें उसके लिए संतुष्टि करनी, खाना खानी है, तो ठीक है। तो बिहेवियर मतलब मानसिक रूप से हम संतुष्ट हो कि हमें ये कार्य करना है, तो उससे हमें क्या हुई, संतुष्टि हुई, नीड्स की जो है हमारी वो फुलफिल की। और फिर इससे अगर संतुष्टि हुई तो हमारा जो टेंशन है वो तनाव में, यहाँ जो हमको सेकंड नंबर पे तनाव हुआ था वो अपने 7th स्टेप में कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, हम पहले मानसिक रूप से कि हमें क्या हुआ है, हमारा माइंड क्या संकेत है कि हमें भूख लगी, तो हमने उसके लिए खाना खाया, तो जैसे हमने खाना खाया तो वैसे ही जो हमारा तनाव है उसमें क्या हो गई, कमी आ गई, ठीक है, जो हमारी, क्योंकि हमारी एक नीड फुलफिल हो गई है। तो ये डायग्राम इसी तरीके से है, पर्सनैलिटी प्रोस्पेक्शन एटीट्यूड पे ये बेस्ड है। तो ये इसके इतने स्टेप 7 स्टेप्स होंगे जिसमें आवश्यकताएं जन्म लेंगी, फिर हमको वो टेंशन होगी कि हमें कैसे वो करना है, फिर हम आवेग में आएंगे, किसी तरह का एक्शन लेंगे, ठीक है, फिर हम अपने माइंड का व्यवहार संतुष्टि की, हमें ये चीज की जरूरत है, फिर हम उस चीज को, उस आवश्यकता को पूरा करेंगे, इससे हमारा जो तनाव यहाँ पे सेकंड स्टेप था वो अपने आप उसमें कमी आ जाएगी। तो ये एक पूरा चित्रण है, इसका आप लिख के दोनों तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफवाह संचार के विभिन्न नेटवर्क बताएं, ठीक है, जो अफवाह फैल रही है, एक तरीके से गॉसिप्स फैल रही हैं, उसके हमें विभिन्न नेटवर्क्स बताने हैं। तो ग्रेपवाइन संचार एक प्रकार का अनौपचारिक संचार, ग्रेपवाइन को हम क्या बोलते हैं, अंगूरी गुच्छा, जैसे अंगूर होता है इस तरीके से एक गुच्छों में रहता है, ऐसे ही एक मैसेज है जो बहुत तरीके से पास हो जाता है कि एक ने 2 को बताया, 2 ने 3 को बताया, 3 ने 5 को बताया, तो एक गुच्छा बन रहा है, ठीक है। तो उन्हीं का, उसी तरह का ये अनौपचारिक संचार है जो कर्मचारियों के बीच सामाजिक संपर्क का परिणाम है, क्योंकि हम मनुष्य सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे से हम जहाँ कार्य करते हैं उनके बारे में जानेंगे, कोई हमारे फ्रेंड्स बनेंगे, क्लोज फ्रेंड्स बनेंगे, कलीग बनेंगे, तो ये क्या है, अनौपचारिक तरीके से हम एक दूसरे को, व्यक्तियों को जान रहे हैं। यह अनौपचारिक संचार पद का अनुसरण नहीं करता, ये कोई श्रोपण श्रृंखला फॉलो नहीं करता है, ठीक है, कि एक जो पदाक्रम हमने बताए उसमें कि जो उच्च से निम्न तक की, वो ऐसा कोई भी अनुसरण, उसका डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता। ग्रेपवाइन संचार नेटवर्क के विभिन्न प्रकार से मौजूद है। अब ग्रेपवाइन का अंगूरी गुच्छा जिसको हम बोलते हैं, ग्रेपवाइन को बोलते हैं हम अंगूरी गुच्छा। अंगूरी गुच्छा जो है, तो ये इसके भी कई तरह के प्रकार है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, सबसे पहले कौन सा आ रहा है, सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, इस तरह के नेटवर्क में संचार और सूचना का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होता है, मतलब यहाँ एक सिंगल पर्सन एक मैसेज दूसरे को बता रहा है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन सब में है, यह संचार की एक श्रृंखला बनाता है, ठीक है, मतलब एक ही दूसरे को बता रहा है, मतलब एक दूसरे को बता रहा है, दूसरा तीसरे को बता रहा है, जिसमें कई व्यक्तियां संचार में शामिल होते हैं, एक ने मैसेज दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तो मतलब सिंगल, एक व्यक्ति से दूसरे तक मैसेज पास हो रहा है और वो व्यक्ति फिर नीचे वाले को बता रहा है अपना। फिर है गॉसिप नेटवर्क, ठीक है, इस प्रकार के नेटवर्क में एक व्यक्ति द्वारा कई अन्य व्यक्तियों के साथ जानकारी साझा की जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इसमें है, एक व्यक्ति है, ये ही मैसेज जो है कई को बता रहा है, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, कई व्यक्तियों को ये मैसेज बता रहा है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा कई को, यहाँ पे क्या हो रहा था, सिंगल स्ट्रैंड पे एक व्यक्ति से मैसेज दूसरे व्यक्ति से, दूसरे से तीसरे पे हो रहा था, यहाँ एक ही व्यक्ति फ्री फ्लो से कई लोगों को वो मैसेज जानकारी बता रहा है, ठीक है। थर्ड है क्लस्टर नेटवर्क, ठीक है, तो इस प्रकार के नेटवर्क में सूचना का आदान प्रदान 2 लोगों के बीच होता है जो एक दूसरे के पर भरोसा करते हैं। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में कई क्लोज फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, तो आप उन्हीं से वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, और उनके भी कोई बेस्ट फ्रेंड्स या वो होंगे तो वो उनको इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। तो सूचना विश्वसनीय व्यक्तियों के बीच वितरित हो जाती है और इस प्रकार एक नेटवर्क होता है, मतलब आप अपने सीक्रेट्स या कोई जानकारी आपको प्राप्त हुई, मैसेज पता चला, तो आपने अपने सबसे क्लोज जो है अपने बेस्ट फ्रेंड को जाके, या आपकी बहुत अच्छी उससे मित्रता है, उसको बता दिया, तो यहाँ विश्वास पात्र लोगों को हम सूचना दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लस्टर नेटवर्क। नेक्स्ट चलते हैं संभाव्यता नेटवर्क। तो इस प्रकार के नेटवर्क में व्यक्ति लोगों के साथ यथाक्षिक रूप से जानकारी साझा करता है, ये कोई भी हो सकता है जिसके साथ वह जानकारी साझा करता है, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को भी कुछ भी बता रहा है, यहाँ पे कोई भी, मतलब अपनी इच्छा अनुसार वो कोई भी जानकारी पास कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, संभाव्यता नेटवर्क। इस नेटवर्क में व्यक्ति लोगों के साथ यथाक्षिक, मतलब जो उसको समझ में, उसकी कोई इंफॉर्मेशन की वैल्यू है कि नहीं है,
सच्चाई पे वो बेस्ड है कि नहीं, कुछ भी कैसी भी अफवाहें उड़ा रहा है, तो ये जानकारी साझा करता है। और ये कोई भी हो सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं हो निचला स्तर का भी ऊपर वाले के बारे में बता सकते हैं, ये कोई श्रृंखला फॉलो करते ही नहीं है। तो ये किसी भी प्रकार की सत्य असत्य जानकारी पे निर्धारित हो सकता है। तो ये अंगूरी गुच्छे के ये इतने तरह के नेटवर्क होते हैं, 4 तरीके के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, निर्देशन के कोई 3 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग है उसके बारे में बताना है हमें। तो निर्देशन प्रक्रिया प्रारंभ का एक महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, चौथा फंक्शन है किसी भी प्रबंधक का। तो इसके अंदर जो सिद्धांत है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है अधिकतम व्यक्ति योगदान का सिद्धांत। ठीक है, अधिकतम व्यक्ति योगदान का सिद्धांत, इसके अनुसार क्या है, प्रबंधकों को इस तरह के निर्देशन की तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे कर्मचारी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। प्रबंधकों को अपना उपयोग उन व्यक्तियों पे करना है, हर एक व्यक्ति पे अधिकतम, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अपना आउटपुट दे सके, कैपेसिटी दे सके, अपना योगदान दे सके संगठन के कार्यों में। इन तकनीकों से कर्मचारियों को संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, काम करने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तकनीक, उस सिद्धांत को अपनाना जो हर व्यक्ति पे लगे और हर व्यक्ति अपना उच्च से उच्च योगदान दे सके। तो ऐसा को करने के लिए हमें एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है। यह प्रोत्साहन या प्रेरक सत्रों के रूप में हो सकता है और कर्मचारियों को संगठन में अधिक योगदान करने में मदद कर सकता है। तो ये प्रोत्साहन कैसे हो सकता है, प्रेरक सत्रों के रूप में, मतलब सेशन के द्वारा हो सकता है, और कर्मचारियों को संगठन में योगदान, आप उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का मोटिवेशन दे सकते हैं जिससे वो अधिकतम से अधिकतम संगठन के लिए अपना योगदान दे सके। तो ये सिद्धांत उस पर निर्धारित है। सेकेंड है आदेश की एकता। तो इसका क्या सिद्धांत है कि इसके अनुसार कर्मचारियों को केवल एक वरिष्ठ से, वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस। ये सिद्धांत उस पर निर्धारित है कि कर्मचारियों को केवल एक वरिष्ठ से निर्देश प्राप्त करने चाहिए। यदि कोई वरिष्ठ कर्मचारियों को निर्देश दे रहा है तो इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है और काम में देरी हो सकती है। अगर ऑर्डर्स जो हैं कई सारे बॉसेस से मिल रहे हैं तो एम्प्लॉय को ये कंफ्यूजन रहता है कि मुझे किसकी आज्ञा का अनुसरण करना है, कौन सा ऑर्डर पहले पूरा करना है। तो ऐसी भ्रम की स्थिति टालने के लिए यह आदेश की एकता जो है कि एक जो आदेश जाएगा, वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कंफ्यूजन की कि उसको किसके प्रति उत्तरदायित्व रहना है। तीसरा है प्रबंधकीय संचार का सिद्धांत। ठीक है, तो यह सिद्धांत कहता है कि प्रबंधकों को स्पष्ट रूप से ऐसे तरीकों से संवाद करना चाहिए जिससे कर्मचारी समझ सके। ऐसी लैंग्वेज या ऐसा आपको तरीका अपनाना है कि एक मैसेज सबको क्लियर हो, स्पष्ट रूप से कि कौन सा कार्य करना है, किस व्यक्ति को करना है, वो क्लियर होना चाहिए। और इसी तरह कर्मचारियों को बिना किसी झिझक के वरिष्ठ के साथ संवाद करना चाहिए, मतलब फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि उनके मन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो वो आपसे कम्युनिकेट ही ना कर पाए कि मैसेज को लेके अगर मैसेज ही क्लियर नहीं कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है तो वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे अपने वरिष्ठों को। तो प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच दो तरफा संचार होना चाहिए, मतलब टू फ्लो, कि मैसेज अगर जा रहा है, ऑर्डर्स जा रहे हैं ऊपर से, तो नीचे से भी फीडबैक जाना चाहिए। तो टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की ये बात कर रहा है ये सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक संगठन में विभागीय प्रबंधकों में से एक लचीला नहीं है। ठीक है, तो एक जो डिपार्टमेंट उनका वो फ्लेक्सिबल नहीं है और एक बार जब वह कोई निर्णय ले लेता है तो उसे विरोध करना पसंद नहीं होता। ठीक है, एक बार डिसीजन हो गया तो उसको वो विरोध नहीं करते हैं उसका। ठीक है, तो नतीजन कर्मचारियों को हमेशा लगता है कि वे तनाव में है। ठीक है, इस कारण क्योंकि जो अपर ने सुना दिया, जो भी डिसीजन दे दिया या जो भी डिसीजन आया तो वो सब मान लेंगे, उसमें कोई विरोध नहीं हो रहा है, तो वो जो उनके को एम्प्लॉयज है वो टेंशन में है और वे प्रबंधक के सामने अपनी राय और समस्याओं को व्यक्त करने में सबसे कम पहल करते हैं। ठीक है, तो जो उनकी जो कहते हैं ना कि सुझाव हमेशा आमंत्रित करना चाहिए किसी भी प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों का, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो प्रबंधक द्वारा अधिकार का उपयोग करने के तरीके में क्या समस्या है, तो इस समस्या को बताइए जिसमें प्रबंधक द्वारा अपने राइट्स को यूज कर सके। तो चलिए देखते हैं। इस स्थिति में यह देखा जा सकता है कि संचार के मुक्त प्रवाह में बाधा आ रही है। यहाँ क्या है, संचार बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है। ठीक है, जो बैरियर्स टू, क्योंकि वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर जो उनके बॉस हैं उनसे, वो कम्युनिकेट ही कर रहे हैं। तो ये जो संचार है या बाधा है वो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो आदर्श स्थिति में प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। इसमें ऐसी स्थिति में जब वो डर रहे हैं या टेंशन में है तो प्रबंधकों को क्या करना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसमें उनको शामिल करना चाहिए
और कर्मचारियों को सुझाव और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि हम क्या करें, प्रबंधक का क्या कार्य है कि आप, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वल महत्वपूर्ण है, तो आप भी अपने सुझाव को उनको स्वागत करना चाहिए। और डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उनका सहयोग लेना चाहिए, ये संगठन के लिए फायदेमंद होगा। तो इससे, और क्योंकि ये टू वे प्रोसेस होता है कि एक ऑर्डर चले गया, उसको समझ में आ गया, लेकिन अगर वो उस तरीकों को, काम करने के तरीकों को बेहतर बना सकता है, कोई अपना सुझाव दे सकता है एम्प्लॉय, तो वो डेफिनेटली दे। तो मतलब टू वे मतलब दोनों के संचय, क्योंकि दोनों ही संगठन का हिस्सा है और दोनों ही संगठन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो टू वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग और उनके जो विचार है उनका स्वागत करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रतिष्ठित छात्रावास, ठीक है, कोई हॉस्टल है, ज्ञान प्रदान अपने कर्मचारियों को, बच्चों को चिकित्सा सहायता और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। तो वो क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ किस प्रोत्साहन पर प्रकाश डालना, हमें बताना है कि किस तरह का ये प्रोत्साहन दे रहे हैं और इसकी श्रेणी बताइए और उस श्रेणी के किन्हीं 2 और प्रोत्साहनों का नाम बताइए। हमें वो कैटेगरी बताना और उनके सब कैटेगरीज को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। ज्ञान प्रदान अपने कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता और बच्चों को मुफ्त शिक्षा के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करता है। उसे वित्तीय, क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है, फाइनेंशियल इंसेंटिव, क्योंकि वो फ्री फ्लो में वो कर रहे हैं, फ्री फ्लो ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं, चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, तो ये वित्तीय, फाइनेंस के रूप में। वित्तीय प्रोत्साहन के 2 अन्य प्रकार हैं। किस प्रकार से दे सकते हैं कि अगर वो ये छात्रावास में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं या चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल किसी तरह की फैसिलिटीज या इंसेंटिव दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं बोनस। सबसे पहले इसका जो फॉर्म होता है वो होता है बोनस, ठीक है। तो बोनस के रूप में इसके 2 जो सब कैटेगरीज उन्होंने पूछा है, तो ये हैं, यह वेतन के अलावा अन्य लाभों, ये जो आप सैलरी दे रहे हो उसके अलावा जो मॉनेटरी इंसेंटिव दे रहे हो उसमें से हो सकता है, और इन्हें त्योहार बोनस या वार्षिक बोनस के रूप में प्रदान किया सकते। त्योहार बोनस मतलब दिवाली में हमें देखते हैं फैक्ट्रीज में या ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने एम्प्लॉयज को, तो वो क्या है, त्योहार के सैलरी के अलावा आप फाइनेंशियल पैसों के रूप में सहायता दे रहे हो, उसको हम बोनस के रूप में देखते हैं। या वार्षिक हो सकता है, एनुअल बोनस मिल सकता है कि 1 साल कंप्लीट हो गया उसमें कंपनी बोनस देती है, मतलब कुछ आप एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ मनी दे रहे हो सैलरी के अलावा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव होता है। सेवानिवृत्ति लाभ, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो कर्मचारियों को पेंशन किस रूप में दे सकते हो हम, पेंशन देने की एक समय उन्होंने दिया है एक ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को, और अब वो उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, तो पेंशन के रूप में ना कुछ राशि मिलती रहेगी। भविष्य निधि, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर पॉलिसीज में आपने इन्वेस्ट किया था, इंश्योरेंस पॉलिसीज में। ग्रेच्युटी भी होती है कि एक समय के बाद 15 साल कंप्लीट करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेच्युटी की सेवा आपको दी जाती है के रूप में, कर्मचारियों को लाभ प्रदान। तो ये भी क्या है, मॉनेटरी, क्योंकि यहाँ भी आपको पेंशन के रूप में पैसे मिल रहे हैं, कोई फ्यूचर पॉलिसी मिल रही है, ग्रेच्युटी मिल रही है, तो ये भी क्या है, उसकी सब कैटेगरीज होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के। तो ये इस प्रकार होगा, बोनस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, या बेनिफिट्स को ना लेके के हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स या प्रॉफिट के रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है, लाभ है, तो इस रूप में आपको मिल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ नेक्स्ट सीरीज में जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।